नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। आज हम यहाँ पर OICL असिस्टेंट मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं और एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। आपके पास अभी से काउंट करते हैं 15 से 16 दिन है और इन 15 से 16 दिनों में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, हम उसी चीज के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। एंड बहुत लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां मैं आपको अपडेट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी वहां पर शेयर करने वाला हूं, जैसे कि लाइक OICL के अंदर जिस लेवल की पजल्स आने वाली है वो पीडीएफ में वहां पर आपसे शेयर करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम वाले आप सर्च कीजिएगा @बैंक प्री मास्टर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हमारे लिए यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम का पैटर्न, दूसरी एग्जाम की अप्रोच। पैटर्न का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि कितने मार्क्स के आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे। पैटर्न मीन्स यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, ठीक है, तो रीजनिंग हमें ज्यादा प्रैक्टिस क्या करना है कि पजल्स को ज्यादा फोकस करना है। पजल के अंदर किस लेवल की पजल्स आएगी, जो हम बैंक में देखते हैं, इंश्योरेंस में देखते हैं, ठीक है, एओ के अंदर देखते हैं। तो पजल्स का लेवल किस टाइप का होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, हमें किस पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हम लोग वहां पर मैक्सिमम स्कोर कर पाए। दूसरी चीज यहां पर है अप्रोच, मतलब हमें किस क्वेश्चन को पहले उठाना है। आता तो हमें सब कुछ है क्योंकि हमने सब चीजों की प्रैक्टिस करी है प्रीलिम्स के लिए, तभी तो हम यहाँ मेंस में अपियर हो पाएंगे, ठीक है। बट मैनेजमेंट देखना है कि हम लोग उस लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन रीजनिंग से। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इंश्योरेंस में असिस्टेंट का मीन्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड, आपको स्पीड यहाँ पर मेंटेन रखनी पड़ेगी क्योंकि पेपर आता है इजी या मॉडरेट हो सकता है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर लेंथी होते हैं, बाकी सॉल्व करने पेपर बहुत इजी होता है। पजल्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, पजल जो होती है वो डुएबल होती है, आप बना सकते हैं पजल को, बट थोड़ा सा क्या है, लेंथी बना दिया जाता है। आप यहाँ पर सारी पजल्स कर सकते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, आप यहाँ पर 40 के 40 क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे आरआरबी पीओ के अंदर बना लेते हैं। सेम उस लेवल की पजल या उससे भी नीचे वाले लेवल की पजल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगा कि पेपर का लेवल आरआरबी क्लर्क से भी कम आता है, आप इसको बैंक से कंपेयर ना करें, ठीक है। इंश्योरेंस अलग है, बैंक अलग है। बैंक के पेपर जो है थोड़े से टिपिकल आते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने देखा होगा, आईबीपीएस क्लर्क की बात करता हूं मैं, यहां पर 200 में से कट ऑफ कितना जाता है मेंस का देखेंगे, 70 से 80, अगर हुआ तो मैक्सिमम 90 नंबर। इसके ऊपर आप किसी भी स्टेट का कट ऑफ यहाँ पर नहीं देखेंगे। लेकिन अगर यही चीज बात करता हूं इंश्योरेंस के अंदर, कुछ जगह 200 का पेपर होता है, कुछ जगह 250 का पेपर होता है। 200 का पेपर हुआ था एनआईसीएल के अंदर और 250 का होता है एनआईएसीएल के अंदर, और यहाँ पर ओआईसीएल के अंदर भी आपका 250 का होने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन की जो मार्क्स होगा वो 1.25 मार्क्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे टोटल मार्क्स का रहता है। बट जो है यहाँ पर कट ऑफ जो रहता है, यहाँ 200 का 60%, अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए 60% मार्क्स कितना होता है, 120। आप चेक कर सकते हैं एनआईसीएल का, वैसे मैंने कट ऑफ दिखाया था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, 120 के नियर बाय कट ऑफ था, कुछ में 121 122, लेकिन 125 कहीं पर भी टच नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर 125 भी आप देखेंगे तो कितना होता है, 62 63%। सेम एज इट आप एनआईएसीएल का देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का मैंने आपको डेटा दिखाया था, तो वहां पर भी 250 का 60% होता है 150। तो 160 से 150 से 160 के बीच आपका मैक्सिमम कट ऑफ होता है। सेम ओआईसीएल में रह सकता है, ठीक है। ज्यादा कट ऑफ लगता है लेकिन ये ज्यादा नहीं है जिस लेवल का यहाँ पर पेपर आता है। ये हो गई एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इसके नियर बाय ही रहता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर।
रीजनिंग से। मैंने आपको दो चीज बताई यहां पर, एक पैटर्न और दूसरा अप्रोच। इन दो चीजों को फॉलो करके आप ये पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब एक अच्छा स्कोर यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए तो आपको रीजनिंग में पढ़ना क्या है, यहाँ पर जो जो चीज हमने प्री में पढ़ी है, सिटिंग पजल, सिटिंग एंड पजल, इसका वेटेज 20 मार्क्स श्योरिटी के साथ रहता है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग बचा हुआ 20 मार्क्स का वो हो जाता है। क्या क्या, जैसे आपने क्या पढ़ा, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सैलोजिज्म, और दो अलग से टॉपिक, एक है डेटा सफिशिएंसी एंड इनपुट आउटपुट। सिर्फ यही सिलेबस है आपका रीजनिंग का। ठीक है, और कुछ एक दो तीन क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग भी है, बट आप कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि जो बैंक के मेंस में आप लोग देखते हैं उस टाइप की नहीं आएगी। ये कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर चाइनीज वाली ही रहने वाली है। मैं आपको ऐसा श्योरिटी के साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने लास्ट NICL क्वालिफाई किया था जिसमें मैं करंटली वर्किंग हूँ, तो मैं उसे भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पेपर बहुत ईजी आता है। आप अभी भी ये कहूंगा बैंक से कंपेयर बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं उसे भी यहाँ पर आपको सारी चीजें सेम वही बता रहा हूँ जो लास्ट NICL में थी, जो NIACL के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये सारा आपका जो है बैंकिंग सिलेबस जो आपने प्री में प्रैक्टिस किया, बस एक थोड़ा सा अप लेवल आपको यहाँ पर मेंस में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेंस एग्जाम्स है। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस को लेंदी किया जाएगा बट ट्रिकी बहुत रेयर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, मुश्किल से 1 से 2 लाइन ट्रिक करके डाली जाएगी यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इन लिमिटेड टॉपिक्स पर कमांड बनानी है कि आपकी सिर्फ इन 7 से 8 टॉपिक के ऊपर एक अच्छी कमांड हो जाए। ठीक है, ये इस टॉपिक पे तो आपको कमांड बनाने की जरूरत नहीं है, डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि ये टोटली इन पर डिपेंड है। डायरेक्शन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सेटिंग पजल हो गया, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, इन्हीं पर बेस्ड ही ये डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हो गई पैटर्न की बात। अब बात करते हैं हम लोग अप्रोच की, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। ठीक है, तो अप्रोच के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चंस क्या करने, प्रैक्टिस। और ये कहां से करें, किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको यहाँ पर पजल्स के अंदर जो भी सेटिंग या पजल है, आपको नए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है। नए मतलब कुछ भी नए टाइप की पजल अगर आपको आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बैंकिंग के अंदर होता है कि उन्होंने एक अलग से हेक्सागोनल टेबल बना दिया, उसके ऊपर एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आते भी हैं तो आपके पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होगा कि आप नए क्वेश्चन को उठाएं और उन पे टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये टोटली क्या है, स्पीड का खेल है। ये जैसे प्रीलिम्स होता है उसी तरीके से यहाँ पर आपका टोटली स्पीड मैटर करने वाली है। ठीक है, तो पजल्स वही प्रैक्टिस करें जिन पर आपकी कमांड है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नए क्वेश्चंस को अप्रोच करें, वहां टाइम खराब करें, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर आपके 15 से 16 दिन ही आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जो कि एक बहुत कम टाइम है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें जितने भी मॉक हैं असिस्टेंट लेवल के, चाहे वो NICL हो, चाहे NIACL हो, चाहे OICL हो, बट हर एक में कितने हैं, 5-5 मॉक ही है। अगर आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस कीजिए, या फिर RRB क्लर्क, क्योंकि मैक्सिमम लेवल हो सकता है। आपको यहाँ पर मोस्टली सारे वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इस एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे। आप मॉक कोई सा भी ट्राई कर सकते हैं, चाहे अड्डा हो, ऑलीबोर्ड हो, प्रैक्टिस मॉक हो, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, कंटेंट आपको सेम प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा क्या करना होता है यहाँ पर, सिटिंग और पजल। यहां पर आपको बैंक PO या क्लर्क मेंस लेवल की बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आएगी ही नहीं। अगर आ भी गई एक पजल ऐसी, तो इतना टाइम नहीं है कि आप उस पजल को उठा के सॉल्व करें, समझें, डिकोड करें। तो
मेरा मानना यही है कि इस टाइप की पजल को कभी भी अप्रोच नहीं करना चाहिए। बट जिनकी जो लोग स्ट्रांग है पजल्स के अंदर, सिटिंग पजल के अंदर, वो चाहें तो अपने पेपर को सीक्वेंस वाइज अप्रोच कर सकते। सीक्वेंस मतलब कैसे? अगर पहला क्वेश्चन आ गया 1 से लेके 3 क्वेश्चन रैंकिंग आ गए, 4 से लेके 8 क्वेश्चन पजल आ गया, 9 और 10 क्वेश्चन इनइक्वालिटी आ गया, 11 से 15 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी आ गया। जिनकी कमांड अच्छी है पजल्स के अंदर, जो लोग पजल में स्टक नहीं होते, जो लोग पजल को अप्रोच करने में गलती नहीं करते, वो लोग सीक्वेंस वाइज चल सकते हैं। वो यहाँ पर 35 के 35, सॉरी 35 नहीं, 40 के 40 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। बट जिन लोगों को डर लगता है, जो भी पजल्स में अटकते हैं, वो लोग सीक्वेंस वाइज ना चलें। वो लोग क्या करें, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को अप्रोच करें। मतलब जो 20-20 मार्क्स, मैंने आपको बताया 20 मार्क्स की सिटिंग पजल है, 20 मार्क्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे जो कि टफ और ट्रिकी नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग आप देखेंगे चाइनीज कोडिंग होगा, लाइक न्यू पैटर्न टाइप का कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगा। एक क्वेश्चन आप शायद देख पाएंगे इनपुट आउटपुट का, बट मुझे मुश्किल लगता है कि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि एओ के एग्जाम में आता है, असिस्टेंट के एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, वो भी इजी है। अगर आप प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आपकी कमांड वैसे ही अच्छी होगी। ठीक है, इसके साथ में एक और चीज आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप लोग पीओ प्री या आरआरबी पीओ प्री, इनके मॉक को भी लगाएं, क्योंकि यहाँ से आपके बेसिक कंसेप्ट जो थे स्ट्रांग होते चले जाते हैं। ठीक है, मॉक लगाएं। अगर मॉक सबमिट हो रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, उन क्वेश्चन को वापस करने से सिर्फ आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उन क्वेश्चन को वापस कर लें। और ये आपकी कमांड बनाता है, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि यही क्वेश्चन आप देखेंगे 10 नंबर के आपको देखने को मिल सकते हैं, 10 मार्क्स। और जैसे क्वेश्चन आता है वर्ड फॉर्मेशन, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। एक है पेयरिंग वाला, प्री वाले क्वेश्चन ही हैं सारे। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन 10 से 12 मार्क्स के ही हो जाते हैं। फिर बचे हुए क्वेश्चन 7-8 नंबर के आप देख सकते हैं, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ये भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जिन लोगों का रीजनिंग पोर्शन में पजल वीक है, तो वो लोग छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करें, ताकि वो यहाँ पर 25 to 30 मार्क्स तक लेके आ पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग पजल्स में वीक होते हैं, वीक इन द सेंस की मींस की पजल में वो अटक जाते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा यहाँ पर पजल्स के। लाइक मैं 1-2 दिन के अंदर पजल का भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगा, 2-3 पजल आपको मैं करके बताऊंगा। ठीक है, कि किस लेवल के एग्जाम में आपको पजल देखने को मिल सकती है। ये भी जो होगा मैक्सिमम लेवल होगा, ये मैंने मेंस के एग्जाम में से ढूंढी है, बैंक मेंस के अंदर, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर किसी भी मॉक में मिला नहीं। तो मैं आपको पजल्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो चीज है, बात होगी सिटिंग पजल की, और जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए भी। और वीक मतलब जो लोग पजल के अंदर वीक है, सिटिंग एंड पजल के अंदर। ठीक है, कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग वीक होते हैं। मैं वीक वो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ स्ट्रांग पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जिनका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, सिटिंग एंड पजल। हमारे पास टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है यहाँ पर मेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, तो रीजनिंग की 2 से 3 पजल और एक प्री का मॉक सफिशिएंट होगा। ठीक है, और जो मेंस की मॉक भी दे रहे हैं, लाइक 3 दिन के अंदर, हर 3 दिन में आप एक मॉक भी देंगे, तो सफिशिएंट है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये हो गई टोटली रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंग्लिश की। यहाँ पर पहले मैं अपना बताता हूँ। इंग्लिश मैं एनआईसीएल की बेस पे बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जब मेरा मेंस था 40 क्वेश्चन आए थे, मैंने 34 करे थे, और 27 मार्क्स, 27.25 शायद मेरे मार्क्स थे। मतलब मेरे शायद 6 या 7 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, मुझे नहीं पता, बाकी स्केलिंग हुई होगी। एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है किस अकॉर्डिंग ये रहा था। बट मैं अपने आप को कहता हूँ मैं इंग्लिश में एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो आप अज्यूम कर सकते हैं मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मैं यहाँ पर 27 प्लस मार्क्स लेके आ गया था। ठीक है, लोगों ने यहाँ पर 40 के 40 क्वेश्चन करे थे, 40 में से कई लोग 37-38 भी लेके आए थे। शायद हो सकता है उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ 4 चीजें जिसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली
आप इंग्लिश में एक अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, तो एक जो चीज है, 2 से 3 पैसेज आप डेली प्रैक्टिस कर लें। आप मेंस ले लीजिए, बट आरआरबी क्लर्क का उठा लीजिए कोई सा भी मॉक जिसके मेंस का मॉक हो। कोई भी फाइनेंशियल वाले उस पर नहीं जाना आपको। आपको ऐसा कोई डेटा उठाना है, लाइक कि कोई सा भी कोई जनरल टॉपिक हो सकता है। आप मान लीजिए जैसे इंदौर स्मार्ट सिटी के ऊपर आ गया, एजुकेशन के ऊपर आ गया, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ गया, लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर, इस टाइप के टॉपिक उठाना। आप इकोनॉमी बेस्ड बिल्कुल मत उठाना, जिनको टफ लगते हैं कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप कोई चीज समझ में आते हैं तो। ठीक है, बस आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि आपको 2 से 3 पैसेज डेली करने हैं। ठीक है, एक हो गया पैसेज, सॉरी, एक वोकेबलरी, तीसरा ग्रामर आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है, चौथी चीज पीओ प्री का एक मॉक डेली देना है, सिर्फ एक मॉक। इन 4 चीजों को अगर आप डेली कर लेंगे 15 से 16 दिन के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर वोकैब्स होती है। ठीक है, वोकैब्स को मिस ना करें, क्योंकि एग्जाम में आपको फिलर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वही सेम पैटर्न, एक पैसेज हो गया 6 से 7 क्वेश्चन का, फिलर हो गए 5 क्वेश्चन। इसके अंदर आप वो भी अज्यूम कर सकते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो आप प्री में देखते हैं, पैराजंबल प्री लेवल के होंगे ये भी, क्लोज टेस्ट, एरर। इन 5 नंबर के लिए ग्रामर ना पढ़े, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है। ग्रामर से क्या है, आप अगर रीडिंग करते हैं तो आपको ग्रामर पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप सिर्फ इन 4 चीजों पे ज्यादा फोकस करें। एक पैसेज हो गया, एक वोकैब हो गई, ग्रामर हो गया, सॉरी ग्रामर तो मैंने स्किप करने को आपको बोला ही है, एंड लास्ट है पीओ प्री वाला एक मॉक आपको डेली देना है यहाँ पर। ये हो गई बात यहाँ पर इंग्लिश की। बात करते हैं हम लोग जीके एंड कंप्यूटर। जीके एंड कंप्यूटर, जीके में कोई भी डीप क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे आप बैंक में देखते हैं। ठीक है, बैंक जैसा डीप जीके बिल्कुल नहीं होगा। बैंकिंग के क्वेश्चन बहुत कम होंगे, आएंगे, क्योंकि मुझे ध्यान है एनआईसीएल में जैसा मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि रेपो रेट कितना चल रहा है करंट में। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन पूछने वाला होता है तो जनरली सब देखते हैं, बट कई बार क्या है लोग इन चीजों इग्नोर करते हैं कि यार ये क्वेश्चन अब नहीं आते, बट ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जीके के लिए 3 से 4 मंथ का जीके, बट आप फोकस करें लास्ट 2 मंथ का। लास्ट 2 मंथ अक्टूबर पढ़ना आधा, एंड अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर एंड 15 अक्टूबर, इन्हें तो आप मिस ही ना करें। ठीक है, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, और अक्टूबर आधा 15 तक। जो लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं वो पीडीएफ से पढ़ें, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो दूसरे सोर्स को जरूर देखें जहां से आपका रिवीजन हो जाए, कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। कुछ लोग ऑलिव बोर्ड को देखते होंगे, कुछ लोग शीतल मैम को देखते हैं, कुछ अड्डा को देखते हैं, आशीष सर, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप किसको फॉलो करते हैं। बट आप जी के इन 3 महीनों को बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, मैंने जैसे बताया 3 to 4 मंथ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जुलाई पढ़ लें, बट रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर की। ये मोस्टली सभी का अच्छा होता है, ये सबका प्लस पॉइंट होता है। यहाँ पर लोग 35 प्लस स्कोर करके आए थे मेरे टाइम पे एनआईसीएल के था, और सेम पैटर्न आप देखेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि कंप्यूटर में सबको आता है, कि हम सबने बचपन से पढ़ा है, हमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पर बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। जिन्हें नहीं आता पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके पास अड्डा, ऑलिव बोर्ड, बहुत सारे सोर्सेज हैं, गाइडली, इनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जहां से आपका एक बेसिक क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन जिनको पढ़े हुए टाइम हो गया, तो आप एक बेसिक क्लियर कर लें। उसके बाद एक सोर्स मैं आपको बताता हूँ, एक सर है अरोड़ा एजुकेटर करके है, आपने भी देखा होगा, शायद नाम सुना होगा उनका। तो वहां पर वो क्या है, थोड़े से डीप क्वेश्चंस डालते हैं, बट हाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये एमसीक्यूज करवाते हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क वाले। अगर आपका ये बेस क्लियर होता है, उसके बाद ही आप इन एमसीक्यूज पे जाएं, वरना आपको ये क्लियर नहीं होंगे। जब आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो आप इन एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ये आप अगर डेली के 2 वीडियो भी देखते हैं इनके, ठीक है, ये मुश्किल से कोई भी आप पीडीएफ उठाएंगे ना बेसिक क्लियर करने के लिए, ये आपको एक ही दिन चाहिए। बट हाँ, रिवीजन डेली करें, उसके बाद आप इनके डेली के 2 वीडियो देख लें, सफिशियंट होगा आपके लिए, बहुत सफिशियंट होगा 35+ मार्क्स लाने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया आरआरबी पीओ क्लर्क जैसा नहीं होता। ठीक है, बात हम लोग कर चुके हैं कंप्यूटर की, जीके की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, लास्ट बचता है मैथ्स। ठीक है, चलिए मैथ्स पे आते हैं। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मैथ्स की, जिसे हम क्वांट भी कहते हैं। जैसे ये आपको पता है 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स होने वाला है। क्वांट यहाँ पर बहुत लोगों को अटकाता है, लाइक एनआईसीएल के अंदर मैं भी यहाँ पर अटका था एक कैसलेट की वजह से, और मेरा टाइम वहां पर खराब हो गया, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होता है कैसलेट यहाँ पर, और साथ में क्या है, टाइम का प्रेशर जब आपके ऊपर होता है, तो आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत पढ़ लेते हो, उस वजह से आपका क्वेश्चन बन नहीं पाता या फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 25+ भी एक अटेम्प्ट करते हैं, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट में काउंट होता है, कि क्वांट इतनी आसान नहीं आती है। जैसा मैंने आपको बताया, एक सेक्शन तो ट्रिकी आता ही आता है, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, दोनों में से एक सेक्शन। जीके कंप्यूटर का लेवल सेम रहता है, ये बैंक में ट्रिकी करते, थोड़ा सा टफ करते हैं जीके कंप्यूटर को, बाकी लेवल सेम होता है। इंग्लिश का मुझे चांस नहीं लगता कि वो इंग्लिश को टफ बनाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वांट को लेकर के। क्वांट में जो आपका पैटर्न रहेगा, वो 3 DI आती है, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, ये भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में एक कैसलेट जो मोस्टली एग्जाम में आ ही रही है, ये करीब 5 मार्क्स की। उसके अलावा 10 से 12 मार्क्स के अर्थमेटिक। बाकी आप देख सकते हैं 5 नंबर के कुछ भी दे सकते हैं, या तो सीरीज होगी, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक हो सकती है, डेटा सफिशिएंसी हो सकता है, या फिर क्वांटिटी 1 या क्वांटिटी 2। आपका पैटर्न जो एग्जाम का ये रहने वाला है, डीआई जिस पर आपकी कमांड होनी ही चाहिए। डीआई इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये 15 मार्क्स और ये 5 मार्क्स, 20 मार्क्स का जैसे वहां पर सिटिंग पजल है, यहाँ पर 20 मार्क्स का डीआई आता है। डीआई टोटली डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अगर स्पीड अच्छी है, तो आपके अटेम्प्ट ज्यादा हो जाएंगे, और जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, वो आप ही के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर आपको जो अरिथमेटिक मिलेंगे, वो आपके पीओ प्रीलिम्स लेवल के ही होंगे। ठीक है, बैंक मेंस मत समझिएगा, जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बैंक मेंस लेवल के नहीं होंगे अरिथमेटिक। इवन डीआई थोड़ी सी लेंथी और ट्रिकी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ठीक है मेंस है, लेकिन एक सेक्शन ये लोग ट्रिकी करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटी होता है यहाँ पर। ठीक है, डीआई की प्रैक्टिस आपको करनी है मेंस लेवल की, बट असिस्टेंट लेवल, ठीक है, एओ भी थोड़ा हाई लेवल होता है, बल्कि एओ के अंदर भी इजी आती है डीआई। एंड कैसलेट जो जरूरी है, रेशियो से बना होता है, और रेशियो की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करें, डेली के 2 से 3 पीओ प्री मॉक दें, एंड एक मेंस का। मेंस कौन सा? वही असिस्टेंट लेवल या फिर क्लरिकल लेवल। एक्चुअली डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं क्लरिकल जो मीन्स है बैंक का, क्योंकि आपकी यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस ही करनी है आपको। जितने अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उतनी अच्छी यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गई क्वांट की बात। उम्मीद है आपको हर एक चीज यहाँ पर क्लियर होगी। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टाइम टेबल भी शेयर कर देता हूँ,
जो आप फॉलो कर सकते हैं और जो एग्जाम के लेवल क्वेश्चन है आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं मिनिमम टाइम के अंदर। क्योंकि हम लोग गलती क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बना देते हैं बहुत ज्यादा लेंथी, इसको हम फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो मेरी तरफ से एक सजेशन के साथ साथ एक टाइम टेबल ये भी है कि आप लोग एक पीओ प्री, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी स्पीड का राज है सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन, पीओ प्री एंड आरआरबी पीओ प्री। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मॉक ही दें, जो मॉक ऑलरेडी दे रखे हैं उन सबमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले बस। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये दो मॉक देते हैं, मैं दो मॉक इसलिए कह रहा हूं, अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी होगा। एक से भले दो क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक टॉपिक की। ठीक है, कोई भी अर्थमेटिक के टॉपिक हुआ, इवन यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेशन भी आते हैं जो स्पीड मैथ्स का पार्ट होता है। ठीक है, अगर कोई भी इजी क्वेश्चन यहाँ पर हुआ तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा कि आपकी स्पीड यहाँ पर बनती चली जाएगी। ठीक है, अर्थमेटिक हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, हमेशा मेंस के लिए प्री को कभी ना छोड़ें, क्योंकि प्री से हमारा बेस ही होता है और बेस ही हमें मजबूत बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम इसमें 1 घंटा लगना है। ठीक है, एक नहीं मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है 1.5 घंटा, 1.5 आवर इसमें लग गया। ये भी मैंने आपको ज्यादा बोल दिया, ये तो टाइम पास करते करते आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी आता है। जब आपको आता है तो उसमें टाइम आपको लगना ही नहीं चाहिए। आप करें उसके बाद डेली 2 से 3 पजल मीन्स, ये थोड़ी टाइम टेकिंग हो सकती है, बट आप इसकी प्रैक्टिस एक रूटीन बना लीजिए, 2-3 पजल डेली करनी है, ताकि एक अंदर सबको सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हाँ आपने पढ़ाई करी, आपने पजल कर ली, आपने मैथ्स कर ली, आपने रीजनिंग कर ली। ठीक है, तीसरा 5 टीआई डेली फिक्स कर लो। ये आप क्लर्क मीन्स की आप उठा सकते हैं डीआई। उसके बाद जीके एंड कंप्यूटर डेली। जीके आप ना वीकली उठा सकते हैं, क्योंकि मैं तो वीकली उठाता हूँ वीकली कैप्सूल, और ये मैं एक दिन में मैक्सिमम 1.5 घंटा मुझे लगता है जब मैं करता था, तो इतने में वीकली कंप्लीट कर देता। उसके बाद मेरे लिए जरूरी होता रिवीजन। अब आप देखिए आपका टाइम टेबल कितना छोटा हो गया। ठीक है, आपने क्या करा, 2 प्री के मॉक हो गए, 2-3 पजल लगा ली, क्योंकि पजल कई बार टाइम टेकिंग होती है, 5 डीआई कर ली। डीआई 5 क्यों रखी है मैंने, क्योंकि डीआई आपको ज्यादा डिकोड करने में टाइम नहीं लगता है, पजल समझनी पड़ती है, पॉसिबिलिटी बनाते टाइम लगता है, कई बार नहीं बनती है, लेकिन डीआई एक बार डिकोड हो जाती है तो बन जाती है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती। अगर मैं इन दोनों को भी मिलाऊं तो मैक्सिमम 1.5 आवर, और इनको भी अगर आप मिला दोगे तो कितना हो गया 1.5 आवर। आप 5 घंटे की स्टडी के अंदर एक सेटिस्फेक्शन गेन कर लेंगे। क्योंकि मैं जब अपने टाइम पे करता था, मैं स्टार्टिंग में बहुत लेंथी लेंथी टाइम टेबल बनाता था, इतना बना लेता था कि मुझसे हो भी नहीं पाता था। मैंने यहाँ पर इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं करी, इंग्लिश को भी आप ले लीजिए, उसमें आप 1 घंटा मान लीजिए, 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, तो आप 7 घंटे या 8 घंटे डेली वैसे भी स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं जब अपने टाइम पे प्रिपरेशन करता था तो मेरा टाइम टेबल बहुत लेंथी होता था और उसको फॉलो नहीं कर पाता था। इस वजह से तो मैंने इस चीज को डिकोड करने में टाइम लग गया, क्योंकि हर एक चीज का सॉल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है, और टाइम के साथ हम उस चीज को सीखते हैं कि हमें किस स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है। तो मैंने टाइम के साथ यही सीखा, मेरा टाइम टेबल जितना छोटा होगा मैं उसको फॉलो कर पाऊंगा, जितना बड़ा होगा मैं उसको कभी फॉलो नहीं कर पाऊंगा, इवन मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि यार मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रहा। आप अपने आप इस चीज को आजमा के देखिएगा, जब आप फॉलो नहीं कर पाते आप अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर आप धीरे धीरे नेगेटिव होते हैं और फिर आप पेपर से हट जाते हो, यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अगली बार शुरू से ढंग से पढ़ाई करूंगा। फिर आप मेंस छोड़ के वापस से प्री की तैयारी में जाते हैं। तो इस गलती को बिल्कुल नहीं करें। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर दो चीजें आप लोगों के लिए, एक क्वांट का पेपर मेंस का एंड रीजनिंग की कुछ पजल्स मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, जो एग्जैक्ट लेवल एग्जाम जैसा ही होने वाला है। आपको इससे ज्यादा लेवल की पजल प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आएगी नहीं, अगर आ गई तो आपसे बनेगी नहीं। एंड दोस्तों मैं कुछ पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सर्च कीजिएगा @बैंक प्री मास्टर।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो। एंड दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।